रामकृष्ण मिशन हो गया था। रामकृष्ण मिशन कब बना था? 1897 है ना, 1897। हाँ, 1901 में होगा वो। कहीं कहीं अगर 1902 दे रहा है तो वो मतलब वहां से हो सकता है चालू हुआ होगा, क्योंकि उसका एस्टेब्लिशमेंट का डेट हर जगह 1901 है ना। इसके बाद हम लोग को करना है, एक और टॉपिक डालिए तो उसमें, और समाज रामकृष्ण मिशन एक डालिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी। लेट हो जा रहा है आप लोग को, थोड़ा सा टाइम ले आइए। कहाँ से आते हैं? थोड़ा टाइम सुधारिए। ये भी, हाँ अभी तुरंत हुआ है। करें स्टार्ट। एक धार्मिक सुधार में, एक मूवमेंट में, ये एक इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आपके, है ना। बहुत बार आया हुआ और इम्पोर्टेंट है। देखिए आजकल हम क्वेश्चन का, कल परसों ट्रेंड देख रहे थे कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा है। आजकल वो क्या है ना कि एक बार में ऐसे नहीं पूछता कि थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन बनाया, वो ना मैच दे देता है, तीन चार को संस्था है और उसका वो मतलब डायरेक्टली दे दिया। क्लास में हूँ, करता हूँ क्लास के बाद। हम्म। तो बेसिकली क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका मैच द फॉलोइंग, एक इसी में आया हुआ था, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज और एक ब्रह्म समाज, एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो मैच द फॉलोइंग में हालांकि क्वेश्चन को हटा दिया गया, इसमें जो है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैच सही नहीं दिया हुआ था। और बहुत बार क्या होता है, जो आपको हम बुक लिखा रहे हैं ना सारा, जितना भी किताब लिखाते जा रहे हैं, कौन कौन लिखा है, जैसे सोम प्रकाश, वेद प्रकाश, है ना, सत्यार्थ प्रकाश, ये जितना भी किताब है इसका भी मैचिंग आता है। तो ऐसा क्वेश्चन ना फ्री का नंबर है, खाली इसको आप याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा तो गलती आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा के लिए टफ हो जाता है, आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें लिखिए थोड़ा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी, या इसकी स्थापना 1875। इसकी स्थापना 1875 में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसकी स्थापना 1875 में, कौन क्या था? मैडम, दो आदमी इसमें, ठीक है ना, एक एल्कोट और ब्लात्बिस्की, है ना, इसको लिख लीजिए आप। मैडम ब्लावाटस्की, है ना, मैडम ब्लावात्स्की, और एक इसी के साथ थे आलकट।
आलकाट, है ना, कर्नल आलकाट। कर्नल आलकाट ने कहाँ की? कनाडा में। उसका अलग अलग ब्रांच था, पहले कनाडा लिख लीजिए, कनाडा में की, कनाडा में की। यह संस्था विभिन्न देशों में, यह संस्था विभिन्न देशों में, यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी, कार्यरत थी। 1886 में, 1886 में इसकी एक शाखा, इसकी एक शाखा मद्रास के अडयार, मद्रास के अडयार, मद्रास के अडयार में खोली गई। हाँ, मतलब स्थापित की गई या खोली गई, है ना, एक इसका ब्रांच वहां पे खुला। और आगे चलकर, और आगे चलकर, और आगे चलकर मद्रास, मद्रास ब्रैकेट में अडयार लिख लीजिएगा, अडयार ही इस संस्था का मुख्यालय बना, अडयार ही इस संस्था का मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर वहीं पे बन गया, है ना। जैसे मद्रास का एक प्रांत है अडयार, है ना, एक जिला है उसका, मतलब उसी के आसपास एक लोकेशन है अडयार। आज भी अगर आप जाएंगे ना वहाँ पे, तो एक वहाँ पे थियोसॉफिकल आश्रम है। कभी आप अगर मद्रास अगर जाना हुआ आपको, तो आप देखिएगा अभी भी वहाँ पे है। और आज भी बहुत सारे जो हमारे संस्थाएं हैं ना, उन सबका जहां जहां उस समय स्थापित किया गया था ना, आज भी वहां पे आश्रम है। जैसे एक आपका कांग्रेस से रिलेटेड है, एक सदाकत आश्रम, पटना में गए हैं आप? कहाँ पे? दीघा गए हैं कि नहीं आप लोग? अरे दीघा नहीं है, कुर्जी है ना, कुर्जी के पास है ना। सदाकत आश्रम जो है ना, ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया है। और यहाँ एक कांग्रेस के एक लीडर थे, उनका नाम था मजरूल हक, है ना, उन्होंने स्थापना की और गांधी जी भी आए हुए थे वहां पे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इसमें है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, जो आपके पहले प्रधान मतलब प्रेसिडेंट थे, इनका देहांत वहीं पे हुआ था, मतलब इलाज के वियोग में उनका देहांत हो गया था, प्रेसिडेंट रहने के बाद, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि मतलब लोग बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू शायद उनसे खुश नहीं थे, दूसरे बार भी वो बनना चाह रहे थे राष्ट्रपति, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के वजह से दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्शन था, इसके वजह से वो नहीं बन पाए। और उन्होंने अपना उसके बाद का जो जीवन काल है वो सदाकत आश्रम में बिताया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे लिखिए। मुख्यालय बन गया। इसी शाखा की एक सदस्य, इसी शाखा की एक महिला सदस्य, हाँ इसी शाखा की एक सदस्य महिला भारत आई, मतलब इस संस्था का मेंबर बन के भारत आई थी। कौन है उसका नाम? एनी बेसेंट, है ना। और उसके बाद पता है एनी बेसेंट क्या क्या की है? आपके पटना में एक एनी बेसेंट रोड भी है, आपको शायद आइडिया नहीं होगा, कभी आप जाएंगे वहां पे अशोक राजपथ में ना, मुसल्लापुर हाट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब वहाँ एक एनी बेसेंट रोड है ना। रमना रोड की जस्ट बगल से स्टार्ट होता है एक एनी बेसेंट रोड, उन्हीं के नाम पे वहाँ पे मतलब रोड है। पटना में रहते हैं, सब जानना चाहिए आपको।
हाँ, एनआईटी से थोड़ा इस साइड, गांधी मैदान के साइड थोड़ा सा बढ़ेंगे ना, मतलब इस साइड में, तो वहीं पे है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अशोक राजपथ पे ही है। मुसल्लापुर हाट गए हैं कभी आप? हाँ, तो मुसल्लापुर हाट से ही आगे जब जाइएगा ना, उधर अशोक राजपथ रमना रोड होते हुए भिकना पहाड़ी के आसपास, दोनों के बीच में है एनी बेसेंट रोड। ठीक है, चलिए आगे। भारत आई, इन्होंने कहाँ के थी एनी बेसेंट? आयरलैंड, है ना। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी, इन्होंने आयरलैंड की भांति, इन्होंने भारत आई, इन्होंने आयरलैंड की भांति, इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया, और भारत में 1916 के, और भारत में 1916 के कौन सा आंदोलन? होम रूल लीग, होम रूल लीग, भारत में 1916 में होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना, आंदोलन की स्थापना की। ठीक है, देखिए, हाँ मतलब दो होम रूल संगठन हमारे यहाँ पे था। एक पूना में था जो महाराष्ट्र वाले रीजन में, जिसको बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे, और एक जो मद्रास वाले रीजन में थे ना साउथ में, वो कौन कर रहे थे? एनी बेसेंट कर रही थी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनका कुछ कुछ किताब है। लिखिए इनके बारे में थोड़ा, एनी बेसेंट। हालांकि एनी बेसेंट के बारे में आप बोलेंगे तो आगे भी लिखवा देंगे, हम 1916 में जब हम लोग आएंगे ना होम रूल लीग में, वहां पे लिखवा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी फिर वो हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा ये। चलिए, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग वहां पे लिखेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट लिखिए प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कौन किया था इसका? लिख लीजिए। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना 1849 में, 1849 में, 1849। आपको 49 नहीं समझ में आ रहा? 1849। अरे सुनो सुनो सुनो, 1849 में इसका नींव रखा गया। बाद में जब केशव चंद्र सेन आएंगे ना, केशव चंद्र सेन जब इसको मतलब बताएंगे, केशव चंद्र सेन जब इसको पूरी तरीके से पॉपुलर करेंगे ना, आत्माराम पांडुरंग जो है ना, ये केशव चंद्र सेन के शिष्य हैं। ठीक है ना, उनके शिष्य हैं। और ये स्टार्ट होगा आपके 1849 में। बाद में 60s के दौरान ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो आप लूसेंट में आपका कितना दिया हुआ है? 67, है ना। 65 में क्या होगा, जो आपके केशव चंद्र सेन है ना, ये एक सभा बुलाएंगे। उस सभा में होगा क्या कि बहुत सारे लोग जो है ना, प्रार्थना समाज के जो भी मतलब फिलॉसफी है, जो भी इनका आइडियोलॉजी है, जो भी इनका फिलॉसफी है, इन सारे फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। और इनके फिलॉसफी वगैरह से क्या होगा, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे, और लोगों को लगेगा कि हमको इसका पार्ट बनना है। तो पहले इंडिविजुअल लेवल पे ये स्टार्ट हुआ 1849 में। इंडिविजुअल लेवल समझ रहे हैं आप, मतलब व्यक्तिगत रूप से। और सामूहिक रूप से इसका जो मतलब अनावरण होगा वो होगा 1867 में। ठीक है, हाँ, प्रयास से केशव चंद्र सेन इससे जुड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना केशव चंद्र सेन नॉर्मल आदमी है नहीं। उस समय एक बहुत बड़ा प्रगाढ़ छवि रखने वाले इंसान है, जो कि आपके ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, है ना। बाद में भारतीय ब्रह्म समाज का उन्होंने स्थापना किया, तो उनका प्रकोप या उनका प्रभाव जो बोल सकते हैं ना, बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो आप इसको दोनों डेट लिख लीजिए,
आपके हिसाब से जो आपको सही लगे। इसको पहले लिख लीजिए। इसकी नींव 1849 में रखी गई, लेकिन सामूहिक तौर से इसकी नींव 1849 में रखी गई, लेकिन सामूहिक तौर पे, सामूहिक तौर पे, सामूहिक तौर पे इसका अनावरण, इसका अनावरण आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग तथा केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 में की गई। सामूहिक तौर पे इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। अब ये जो संस्था था ना, ये मोनोथिज्म था। मोनोथिस्ट मतलब समझते हैं आप? एकेश्वरवाद। तो लिख लीजिए, इस संस्था का विश्वास, इस संस्था का विश्वास एकेश्वरवाद में था, एकेश्वरवाद में था, और एक चीज इंग्लिश में बोला जाता है ना, सीक द ट्रूथ, मतलब सच की खोज, है ना, उसको मतलब देखना। तो हर धर्म में ये चाहते थे क्या, कि जो भी इस धर्म की अच्छी प्रैक्टिसेस हो ना, वो लोगों के सामने आए। अगर वो कोई इस्लाम है उसका, क्रिश्चियनिटी है उसका, है ना, मतलब आप मानिए एक भगवान को, लेकिन अच्छाइयों को हर जगह से या सच्चाई को हर जगह से आप लेकर इकट्ठा कीजिए और अपने हिसाब से उसको अपने लाइफ में उतारिए, है ना। तो एक लिख लीजिए इंग्लिश में, टू सीक द ट्रूथ, मतलब सच की खोज, सच की खोज, टू सीक द ट्रूथ इन ऑल रिलीजन, है ना, इन ऑल रिलीजन। अब इसमें एक चीज समझने का है, यहाँ पे मोनोथिज्म लिखा हुआ है, मतलब एकेश्वरवाद लिखा हुआ है। इससे एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी के पीटी में, लिखना चाहेंगे आप? लिखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए थोड़ा सा। यूपीएससी का स्टैंडर्ड देखिए क्या होता है क्वेश्चन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखिए, पहला कथन लिखिए, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना, की स्थापना महाराष्ट्र के कुलीन वर्गों, महाराष्ट्र के कुलीन वर्गों, ब्रैकेट में एलाइट लिख लीजिएगा, कुलीन वर्गों, कुलीन वर्गों के सदस्यों के द्वारा की गई, कुलीन वर्गों के सदस्यों के द्वारा की गई। दूसरा कथन लिखिए, दूसरा, प्रार्थना समाज की विचारधारा, प्रार्थना समाज की विचारधारा किसी एक, किसी एक
किसी एक धर्म समूह के लिए, किसी एक धर्म समूह के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रेरणाओं से प्रभावित थी, के प्रेरणाओं से प्रभावित थी। तीसरा कथन लिखिए। तीसरा कथन, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग तथा केशव चंद्र सेन, तथा केशव चंद्र सेन, तथा केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, के प्रयासों से इसका प्रसार सामूहिक रूप से, इसका प्रसार सामूहिक रूप से पूरे भारत में हुआ, पूरे भारत में हुआ। और चौथा स्टेटमेंट लिखिए, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज अनेकेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद में विश्वास रखता। हाँ, ये 4 स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन लिखिए, ए बी सी डी। पहला में ऑप्शन बताइए, पहला क्या लिखे हैं? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट लिखिए 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है ना। इसके पहले जब ये लिख लिए ना आप, तो इसमें लिखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माने इसमें लिखिए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। इसी में पहला ये लिख लिए निम्न कथन। अब इस कथन के नीचे लिखिए कि निम्नलिखित में से कथनों का सही कथन का चुनाव करें। आते हैं अभी उस पे, आप पहले बना के रखिए। इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको हम बता रहे हैं बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसको अच्छे से पढ़िए, यूपीएससी का क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिए इसको, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा स्टेटमेंट क्या पढ़े थे आप? ठीक है, तीसरा पढ़िए। ठीक है, हाँ, मतलब अनेकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। तीसरा ऑप्शन लिख लीजिए 1, 2 और 3। और चौथा लिख लीजिए 1, 2, 3 और 4 सब सही है। अब बताइए आप लोग में से इसमें आंसर कौन सा होगा? ठीक है, एक से, अरे आराम से भाई साहब, आराम से। हमको जहां तक लग रहा है कि एक आधी 2 आदमी है जो इसको सही कर पाएगा। इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है ना। ये क्वेश्चन सच में टफ है। चलिए, कितने लोग बोल रहे हैं ए के साथ? अच्छा रुक जी, आएंगे उसमें। ए के साथ कितने लोग हैं? केवल 1 और 2 सही है, एक है उधर। ए के साथ कोई नहीं है, ठीक है। बी के साथ कितने लोग हैं? ठीक है, बी के साथ भी मतलब इतने लोग हैं। अरे ठीक है। सी के साथ कितने लोग हैं? 1, 2, 3 लोग सी के साथ है ना। चलिए ठीक है। और डी के साथ कितने लोग हैं? और बाकी लोग भंडारा में आए हैं।
भाई साहब देखिए, ये क्वेश्चन इसका 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट का मतलब अभी आपको हम बताया ना, अनेकेश्वरवाद में नहीं एकेश्वरवाद में है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सच में टफ है। अब इसमें जो महाराष्ट्र वाला जो कुलीन वर्ग है ना, देखिए ये सच बात है कि आम आदमी को इससे लेना देना नहीं होता, कोई भी समाज से। आम आदमी को बस रोजी रोटी चाहिए रहती है। संस्था का निर्माण, समाज में सुधार का दायित्व ऐसे इंसान के पास होगा ना जिसका पेट भरा हुआ होगा। और महाराष्ट्र में इसकी मतलब ये हुआ ना, महाराष्ट्र में इसको किया गया। तो महाराष्ट्र का जो कुलीन वर्ग है ना, जो बड़ा जमींदार वर्ग है, जिसमें कि आते थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना, उन लोगों का एक समूह था, इलाइट क्लास का एक समूह था, उन लोगों ने इसको बनाया। ठीक है ना, तो यूपीएससी में एक एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, इसीलिए कट ऑफ इतना कम जाता है और लोगों से नहीं बन पाता है। अब बताइए, एक क्वेश्चन पूछा उसका इतना सारा चीज उसमें पूछ दिया। इसमें से आपके बीपीएससी टीचर वाला में कम से कम चारों क्वेश्चन बना देंगे हम, 4 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये है। चलिए आगे। एक और चीज है, महाराष्ट्र पीसीएस में भी आया हुआ था और इसमें भी, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी, इसमें एक 4 ऑप्शन ये था, एक और ऑप्शन इसमें जोड़ा हुआ था। कौन सा पता है? जो एमडी रानाडे थे ना, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे प्रार्थना समाज के एक प्रोमिनेंट सदस्य थे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे। ठीक है ना, अब ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या होगा? सही है, उथे। लिख लीजिए इसको कहीं नोट देके, कभी कभी जो लगता है वो होता नहीं। लिखिए, पढ़े नहीं इसका मतलब ये थोड़े कि नहीं होगा। लिख लीजिए, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में कार्यरत थे। सदस्य थे। और महादेव गोविंद रानाडे ने इंग्लिश में एक बात लिखी है, उसका मतलब है अथीस्ट कॉन्फेशन, थीस्ट कॉन्फेशन ऑफ फेथ, ऑफ फेथ। ये लिख लीजिए और इसमें लिख लीजिएगा नीचे एमजी रानाडे। थीस्ट का मतलब जो भगवान में विश्वास रखता है, जो भगवान में विश्वास रखता है ना, मतलब थीस्ट कॉन्फेशन टू फेस, मतलब वो भगवान में विश्वास रखता है ना, उसी का कन्फेस करता है वो। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट एमजी रानाडे के द्वारा, कन्फेशन ऑफ फेथ, बस कन्फेशन ऑफ फेथ। अब एक और चीज लिखिए नोट डालकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ने निम्नलिखित निम्नलिखित सामाजिक निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलनों का समर्थन किया। निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलनों का समर्थन किया। नंबर 1, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जातिवाद, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा, समानता, समता, समानता समता, नहीं अलग है दोनों,
उसके बाद एक लिख लीजिए महिलाओं की स्वतंत्रता। तो ये जितना भी मुद्दा है ना, इसका समर्थन किया है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा एक दो को बन सकता है कि प्रार्थना स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना, क्या बन सकता है कि प्रार्थना समाज ने जो विधवा पुनर्विवाह है इसका समर्थन किया। किया भाई, वही लिखवाए हैं। बोल रहा है नहीं, ठीक है ना। इन्होंने इन सारे चीजों का जो है ना समर्थन किया। देखिए यूपीएससी वगैरह जब होता है ना, यूपीएससी का एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट रहता है। क्या, अच्छा ये गिर गया क्या, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या, जो यूपीएससी में क्वेश्चन वगैरह जो पूछते हैं ना, तो यूपीएससी में क्वेश्चन में डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे देगा, 4 स्टेटमेंट है, एक में डायरेक्टली दे देगा कि प्रार्थना समाज ने जो बाल विवाह है इसका समर्थन किया या इसका विरोध किया। अब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है कि समर्थन किया कि नहीं किया। ये आपका दिमाग का चीज है कि भाई साहब समाज सुधार आंदोलन चल रहा है, तो समाज सुधार आंदोलन में जो भी गलत प्रैक्टिसेस होगा ना, उसका तो विरोध करेगा ही करेगा, क्योंकि समाज सुधारक ये भी तो है। तो विधवा पुनर्विवाह का बिल्कुल समर्थन करेगा, क्योंकि उस समय जो होता जा रहा है ना, उस सारे चीज का समर्थन करेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी डालता है, यूपीएससी वगैरह में, और क्या करता है, एक आध दो क्वेश्चन यही यूपीएससी वाला उठा के आपके टीचर वाला में पूछ देता है, जो आपके लिए सबसे टफ, कि सर बाहर से पूछ दिया, पता नहीं कहां से पूछ दिया, तो वही सब क्वेश्चन है ना। और ऐसा 4-5 क्वेश्चन रहेगा, घबराने का जरूरत नहीं है इसमें, बस आपका। हाँ, हम्म, हाँ, 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 लेकिन बेटी का शादी, देखिए समर्थन करना और मजबूरी दोनों अलग अलग चीज है। उन्होंने समर्थन किया, ये बात सत्य है, इसमें कहीं पे दो राय नहीं है। सामूहिक रूप से इनका समर्थन है, लेकिन अगर घर की स्थिति को अगर आप देखें ना, तो ये अपनी बेटी का शादी कर दे रहे, तभी तो इनका डिक्लाइन भी हुआ ना, पतन भी हुआ। इनकी जो विचारधाराएं थी उनका कैसे पतन हो गया, क्योंकि ये समाज में पूरा एकदम दिए हुए हैं ज्ञान, और बेटी का शादी कर दे रहे हैं कूच नरेश से, बिहार कूच ने, है ना, कूच बिहार का जो मतलब राजा है उसके साथ शादी कर दे रहे हैं उसका। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि उनका गलत हो जाए डिसीजन, लेकिन ये आप कहीं नहीं बोल सकते हैं कि वो बाल विवाह का समर्थन करते हैं। इतना ज्यादा भी दिमाग नहीं लगा लेना है कि बेटी का शादी किया तो एकदम समर्थन करता ही होगा, नहीं। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, और ये एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, बहुत सारा किताब है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे, एक रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनके बारे में लिखा है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन के बारे में लिखा है कि मतलब वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, जो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं ना उसके अगेंस्ट थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो उनकी कृतियां थी ना, जो सामाजिक पहलू से गलत साबित हो गई। और ये सारा चीज इंटरेस्ट का चीज है। इंटरेस्ट का चीज का मतलब, उसकी बेटी के लिए अच्छा राजा, मतलब उसको लगा कि बेटी का लाइफ सेटल हो जाएगा। उसको क्या है, वो तो सोच लिया कि हम समाज सुधारक बन ही गए, लेकिन बाल बच्चा को, आप जैसे कल के डेट में आप लोग का शादी वादी हो जाएगा, आप अच्छे जॉब में है, बाल बच्चा होगा, आपको किसी दिन लगेगा कि मोह माया एकदम त्याग देना है, तो बोरिया बिस्तर उठा के निकल थोड़े जाएंगे आप। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पीछे क्या है, आपका बाल बच्चा है। ठीक है ना, इमोशनल कनेक्टिविटी रहता है। आप ये भी चाहेंगे, आप सन्यासी बनना भी चाहेंगे ना, आप एकदम बुद्ध नहीं ना हो जाएंगे आप। ठीक है ना, कि बीबी हाथ पकड़ के रोक रही है, तो हाथ जोड़ के बोल रहा है कि तुम ही संभालो, हम निकल रहे हैं। ठीक है ना, ना तुम मेरी कोई है ना ये है कोई। ठीक है ना, अब इस टाइप का आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनल बॉन्डेज में आप हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो वही चीज केशव चंद्र सेन के साथ भी हुआ। केशव चंद्र सेन के साथ हुआ क्या, कि वो समाज में इन सब चीजों का कर रहे थे विरोध, बाल विवाह हो गया, ठीक है ना, सती प्रथा, इन सब का विरोध कर रहे थे। लेकिन उनको लगा कि यार हम ये सब करते करते हम तो घर द्वार सब छोड़ देंगे अपना, लेकिन मेरी जो बेटी है इसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया, तो क्या करें, इसको सेटल करते हैं। हम तो कर ही लेंगे जो करना है, लेकिन इसको सेटल कर देते हैं। तो ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। तो ये आप, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, कि इसको कभी मत भूलिएगा कि उनका समर्थन उन्होंने किया। गलती हो जाता, उनका एक मिस्टेक था वो, ठीक है ना, जिसके कारण उनका पतन भी हुआ। ठीक है, चलिए। अब राणा डे जो है ना, पूना सार्वजनिक सभा भी एक बनाए हैं, उसको लिख लीजिए आप। एमजी रानाडे ने, नोट में ही लिख लीजिएगा,
एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक पूना सार्वजनिक सभा का अनावरण किया। पूना सार्वजनिक सभा का अनावरण किया, है ना, मतलब स्थापित किया या बनाया। ठीक है, ईयर आप चेक कर लीजिए कहीं पे, मुझे लग हाँ जरूरी नहीं है। देखो आपको क्रोनोलॉजी अगर याद है ना, हमको नहीं लगता कि ऐसा डायरेक्ट डेट वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन देखें एक दो चीज का डेट पूछा है। हाँ, एक दो चीज का डेट, जैसे आपका 120 क्वेश्चन है ना, उसमें से 3-4 क्वेश्चन का डेट पूछा है। ठीक है ना, हाँ 3-4 डेट पूछा है, और वो भी अलग अलग चीज से पूछा है भाई। जैसे बुद्ध का के बारे में थोड़ा सा पूछा है, एक आपका अशोक का कालखंड पूछा है कि अशोक का कौन सा, और उसके बाद जैन संगति का और बुद्ध संगति का वो पूछा है जो डेट। तो यही 3-4 क्वेश्चन हमको दिखा है, हमको मॉडर्न से डेट एक भी नहीं दिखा। ठीक है ना, कांग्रेस का सेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कांग्रेस का सेशन और उसका अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है डेट वाला, कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ। ठीक है ना, या जो बंगाल में जवाहरलाल नेहरू जो मतलब कर रहे थे, मतलब उसका अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे, उसका कौन सा था। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में पार्ट लिया गया, कौन सा, बेलगाम 1924। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो डेट वाला क्वेश्चन यहीं से है। कुछ कुछ एक्ट से क्वेश्चन पूछ देता है, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, उसके बाद आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सब से डेट से क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि इन सब से पूछना चाहिए। दो चीज और हम देखे क्वेश्चन में आपका, कि जो संथाल विद्रोह है ना उसका डेट पूछा है, संथाल विद्रोह, और जितना भी ट्राइबल मूवमेंट है ना उसका डेट पूछा है, कि मतलब ये कब हुआ। और डेट से ज्यादा बेहतर होगा ना कि जो भी अभी हम लोग इसके जस्ट बाद का टॉपिक हमारा होगा वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, या ट्राइबल रेविलियन जो है ना, जनजाति विद्रोह, वो सारा चीज हम लोग करेंगे। तो आपको उसका क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सजाने दे देता है कि पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ। और ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब ज्यादातर लोग गलत करके आते हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। इसको आप डेट कहीं से लिख लीजिएगा। आगे लिखिए, एक नया मतलब है, उसका नाम है सत्य शोधक समाज। हाँ, सत्य शोधक समाज, इसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी बोलते हैं। सत्य शोधक समाज, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ सीकर सत्यशोधक समाज। आपको सब पता है कौन क्या है, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन एगो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ दिया है इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले एग्जाम में, कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी के संस्थापक कौन है। ठीक है ना, अब ट्रूथ सीकर इंग्लिश में भी सेम नाम दिया हुआ है, उसमें सत्यशोधक नहीं दिया, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। अब बहुत लोग को लगा कि भाई साहब ये क्या पूछ दिया है, नहीं पूछ दिया। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं सत्यशोधक समाज का है इंग्लिश नाम क्या है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, है ना। शोध करना मतलब सत्य का शोध करना, उसके बाद एक समाज बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा लिखिए, सत्यशोधक समाज के बारे में। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, है ना, ज्योतिबा फुले ने की। ज्योतिबा फुले ने की। कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये, कौन से कम्युनिटी से, माली थे ये, माली, है ना, तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये माली समुदाय से बिलोंग करते थे। फूल वूल जो लगाते हैं ना, फूल पत्ती, माली समुदाय से बिलोंग करते थे, या बिलोंग फ्रॉम गार्डनर कम्युनिटी। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज
जातिवाद, जातिवाद और जातिवाद और ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आयोजित, ब्राह्मणों द्वारा आयोजित जाति प्रथा, जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा, देखो हम इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखा है, ब्राह्मणों द्वारा लिखा है। रीजन क्या है, जो उस समय का ब्राह्मणिकल ट्रेंड चल रहा था ना, कि ब्राह्मण जो होते हैं सोसाइटी में वो सबसे सुपीरियर होते हैं। और ये एक दो दिन का या एक दो साल का बात नहीं है। आप अगर वैदिक पीरियड से देखेंगे ना, तो वैदिक पीरियड से ये चलता आ रहा है कि जो ब्राह्मणिकल जो ट्रेंड हमारा होता है ना, ये कौन बताया कि हमारा जो समाज था वैदिक काल में वो 4 वर्णों में विभाजित था? कौन बताया? अंग्रेज बताया। अरे, मनुस्मृति तो बहुत बाद में है, वेद, वेद में लिखा हुआ है ना। वैदिक, देखो वेद जब लिखा गया, वेद को कौन लिखा है पता नहीं हम लोग को कौन लिखा है, ठीक है ना, बहुत पुराना टेक्स्ट है। और वेद व्यास आप महाभारत वाला बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा इसको समझिए क्या है। जो ब्राह्मणिकल ट्रेंड जो चलता आ रहा है बहुत दिनों से, जब हम एंशिएंट पढ़ाएंगे आपको तब हम एकदम डिटेल में बताएंगे कि आखिर कैसे 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 लड़ाई झगड़ा क्लैन जनपद कैसे बना, कैसे ये सारा चीज आया, है ना। तो हुआ क्या कि जाति प्रथा में लोगों को विभाजित किया गया 4 वर्णों में, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था जो है ना, बहुत लोग इसको मिसलीड करते हैं कि जन्म के आधार पे है, नहीं। वेद में भी जो हमारा वर्ण व्यवस्था है ना, वो उसके काम के, उसके कार्य के ऊपर आधारित है। जैसे ब्राह्मण, उसका काम है यज्ञ हवन करवाना, उसका काम है ये। क्षत्रिय, जो भी आदमी रक्षा करेगा, जो भी, ठीक है ना, वो सारा लोग क्षत्रिय है। कुछ लोग जो व्यापार करेंगे ना, ट्रेड, उन सबको हम लोग बोलेंगे वैश्य। और जो लोग रहेंगे जो मार्जिनल काम करेंगे, ठीक है ना, मार्जिनल काम का मतलब जो साफ सफाई वगैरह इन सबको जो करेंगे ना, इनको बोलेंगे हम लोग शूद्र। और ये 4 वर्ण में विभाजित वो लोग किए हुए थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ ना, जैसे 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 आगे बढ़ता चला गया ना, तो ये जाति के आधार पर होना स्टार्ट हो गया। जैसे एक आदमी का काम है पूजा करवाना, तो वो पूजा करवा सकता है, लेकिन इसमें एक ऑटोनॉमी आ गया कि ब्राह्मण का बेटा ही पूजा करवा सकता है। दूसरा चीज क्या आया, जो क्षत्रिय हैं, रक्षा तो कोई भी कर सकता है, कोई बॉडी बिल्डर हो जाएगा, उसको तलवार दे देंगे वो रक्षा कर लेगा, तो क्षत्रिय उसके कार्य के अनुसार वो हुआ। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जो क्षत्रिय का बेटा होगा ना, भले कुपोषण का शिकार हो, लेकिन उसी को क्षत्रिय मानेंगे। कुछ लोग जो शूद्र थे, जो एक पीढ़ी से उस काम को करते आ रहे थे, उन लोगों को कभी क्षत्रिय बनने का मौका नहीं दिया गया। तो वेद के अनुसार, जो हमारा वैदिक परंपरा है ना, उसके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है ना, वो कार्य के ऊपर बेस्ड था, ना कि जन्म के आधार पे। और बहुत सारा चीज जो मिसगाइड होते हैं ना, लोग जो मिसलीड करते चले जाते हैं। दिक्कत कहाँ पे आई कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता है, अगर उसका कर्म उस तरीके का है तो वो ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जो अपना ऑटोनॉमी बना के रखे हुए थे, मोनोपोली, वो जो बोलेंगे वही होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, अक्सर कोई ब्राह्मण है यहाँ पे? अच्छा, एक आप हैं, दिल पे मत लीजिएगा, हम पर्सनली आपको नहीं बोल रहे। अरे वो आपका पर्सनल चॉइस है देखिए सुनिए, दिल पे मत लीजिएगा जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा फैक्ट, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, है ना। बेसिकली है क्या, जो भी ब्राह्मणिकल जो ट्रेंड चला ना, कुछ ब्राह्मण जो थे ना वो राजा के संरक्षक थे, आपको पता है। राजा उनसे अनुमति लिए बिना नहीं ब्रह्म हत्या वगैरह बहुत सारा चीज आज भी अपराध है ना, लोग ऐसा मानते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है ब्राह्मण, तो ऐसा लोग बोलता है कि ब्राह्मण का दिल नहीं दुखाना चाहिए उसको, लेकिन हम बड़ा गाली देते हैं उसको, ठीक है ना। तो
एक दिन मेरे पिताजी इस तरीके से बोले हमको कि यार ब्राह्मण उसको नहीं देना चाहिए, तो हमको भी लगा, तो फिर हम इसमें रिसर्च किए कि क्यों नहीं देना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है ना, ये एक ऑटोनॉमी बनाकर रखा, क्योंकि राजा का संरक्षण उसके पास है, राजा उससे पूछ के कार्य कर रहा है। राजा हर उसका राजा का जितना भी शुभ अवसर है, तिलकोत्सव हो गया, विवाह हो गया, सब में ब्राह्मण एकदम सेंटर पे है। ये पोजीशन कोई भी आदमी छोड़ना चाहेगा? राजा से ज्यादा पावरफुल है भाई। राजा बोल दिया कि महाराज, राजा को बोल दिया कि आज मुहूर्त नहीं है लड़ाई का, तो आज तो नहीं जाना है। राजा बोल दिया आज का प्लान कैंसिल, लड़ाई कल होगा। ठीक है ना, इस तरीके का कोई भी चीज हुआ तो ये एक बन गया एक ट्रेडिशन उस समय। और जब ये ट्रेडिशन बन गया तो ये फिर वंशानुगत होना स्टार्ट हो गया। वंशानुगत का मतलब, अब एक ब्राह्मण है, उसका बेटा पूजा करा रहा है, फिर उसका बेटा करा रहा है, और ये एक जनरेशन वाइज जनरेशन हो गया। मतलब ये इसको हाईजैक कर लिया गया इस पोजीशन को। अब इस पोजीशन को जब हाईजैक किया गया तो ब्राह्मण में भी बहुत अलग अलग आदमी लोग हैं। ब्राह्मण में कोई उपाध्याय है, कोई वेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है। अब इन लोगों में अगर आप देखिएगा ना, तो ब्राह्मण में एक होता है वेदी, जिसको एक वेद का ज्ञान है, उसको बोल दिए हम लोग वेदी। जिसको दो वेद का ज्ञान है उसको द्विवेदी। जिसको तीन वेद का ज्ञान है त्रिवेदी। जिसको चार वेद का ज्ञान है, जिसको उपनिषद का ज्ञान है, उपाध्याय। ठीक है ना। जिसको मिश्रित ज्ञान है, सब चीज का थोड़ा थोड़ा, उसको बोले मिश्रा। आपको पता था इससे पहले ये? इसी के आधार, भाई साहब होगा कुछ, जितना हमको लगा आपको बताना चाहिए उतना हम बता दिए। तो ये जो है ना, जैसे जितना भी आपको हम बताए ये सारा चीज, ये ब्राह्मण में इतना सारा पार्ट है। तो ये क्या हुआ ना, समय के साथ हाईजेक हो गया ये। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो द्विवेदी त्रिवेदी ये सब जो है ना, ये बहुत पहले से नहीं है। ये हमारे देश में जब मुस्लिम आक्रांता आए ना, उसके बाद से ये बनना स्टार्ट हुए। जो ब्राह्मण थे ना, क्योंकि वो लोग आए, हमारा जितना भी लिखा हुआ सब था, मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा, अरे पेपर, उसको क्या बोलते हैं, पत्ता में, भोजपत्र में जितना भी लिखा हुआ रहता था पूरा उसमें, तो उसको सबको जला दिया। और जलाने के बाद क्या हुआ, हमारा तो जितना भी ज्ञान का जो चीज था वो तो सब खत्म हो गया ना। तो उसके बाद ब्राह्मणिकल सेक्ट ने, जो समुदाय था ना ब्राह्मण, इन लोगों ने बोला कि भाई साहब ऐसे लिख के कोई चीज हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, इसको क्या करते हैं, जला देते हैं, हमारा ज्ञान इतना वर्षों का अर्जित किया हुआ वो मिट जाता है ये। तो बोला क्या करेंगे साहब, तो बोला कि अब हम लोग सबको अलग अलग टास्क दे देंगे। जैसे कुछ आदमी है जो वेद याद करेगा, क्योंकि आक्रांता आएंगे तो उसको थोड़े पता है किसको याद है, किसको मारना है नहीं मारना है, क्योंकि वो तो आपके मन के अंदर है ना। तो वहां से एक सेक्ट चला और सबको बोला गया कि आप जो है ना, ये एक वेद का पाठ कर लेना और उसी को पढ़ाना स्टार्ट कर देना। तो वो हो गया वेदी। किसी को दो, किसी का ब्रेन अच्छा था उसको 2 को दिया कि आप 2 वाला कीजिए, किसी को 3 दिया, 4 दिया, किसी को उपनिषद का ज्ञान दे दिया, किसी को थोड़ा थोड़ा मिश्रित ज्ञान दे दिया। और ऐसे करके ब्राह्मणिकल सेक्ट जो है ना, इसमें बहुत सारा क्या हुआ, इसमें बहुत सारा पार्ट बन गया। ठीक है ना, अलग अलग। बहुत लोग बोलते हैं गोत्र के आधार पे, नहीं, इन सब के आधार पे ये चीज हुआ। लेकिन दिक्कत ये रहा कि जितना भी हमारा जो ब्राह्मणिकल जो सेक्ट था, जो ट्रेंड था ना, ये पूरा का पूरा ट्रेंड हाईजैक था। अब किसी का जो मेमोरी पावर है, हो सकता है एक शूद्र का ब्राह्मण से ज्यादा हो। आप देखिएगा कभी भी ब्राह्मण आदमी जो है ना, कभी भी रिजर्वेशन का विरोध नहीं करेगा। रीजन क्या है? आ? अरे भाई साहब, वो कभी भी, इसके पीछे पता है रीजन क्या है? सुनिए, अरे नहीं, आप समझिए ये चीज। वो विरोध इसलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि अगर वो रिजर्वेशन का विरोध करेंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन क्या है? तो इसलिए वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई आप, वो मानते हैं कि आप शोषित हैं। वो कभी रिजर्वेशन का मांग भी नहीं करेंगे। क्या? अरे एक गवर्नमेंट दी है, वोट बैंक है ना, वोट बैंक है। 14% से ज्यादा जमीन ब्राह्मण के पास है पूरे इंडिया में। उसका रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए। टॉप मोस्ट जितना भी
आपका कोई भी ऑफिस होगा ना, आप वहां पे जाके देखिएगा बड़े कुर्सी पे ब्राह्मण विराजमान रहेंगे, है ना, हर जगह है। क्योंकि और ये शोषित नहीं है ना, इनको शुरू से क्या हुआ है, अब उसमें से भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ लोग जो है ब्राह्मण ही है लेकिन उनको ऐसा अवसर नहीं मिल पाया। ब्राह्मण में भी बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इनको दिया, है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ना, जिसको हम लोग स्वर्ण बोलते हैं, इन लोगों को मिला। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण को नहीं मिला, क्षत्रिय को भी मिला, ठीक है ना, सबको मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये जो ट्रेंड बना हुआ था ना, इस ट्रेंड से बहुत सारे लोगों का शोषण हो रहा था। और ये जो शोषण हो रहा था बहुत सारे लोगों का, इन पूरे शोषण की प्रणाली में क्या हुआ, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोगों का जो शोषण हो रहा था, इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। तो जो सत्यशोधक समाज जो है ना, ये बोले, मतलब ज्योतिबा फूले, इन्होंने अपना एक राय रखा कि भाई साहब ये जाति के आधार पे या जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। अगर किसी इंसान का कर्म ब्राह्मण के जैसा होगा तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा या उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाएगा। जिससे क्या हुआ, सत्यशोधक समाज के अगेंस्ट पूरे ब्राह्मण हो गए। तो इसीलिए बहुत सारे किताब में लिखा हुआ रहता है, सत्यशोधक समाज वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, कि जितना भी ये जो ब्रह्म व्यवस्था है ना, इस ब्रह्म व्यवस्था के अगेंस्ट कौन था, सत्यशोधक समाज। समझ में आया? तो यही चीज था। चलिए आगे लिखिए। थोड़ा डिटेल में आपके पास ज्ञान का कमी है, सिर्फ वन लाइनर फैक्ट पढ़ पढ़ के। इसका अनावरण कब हुआ था? 1873। डेट लिख लीजिए आप, ठीक है। अब सत्यशोधक समाज के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 बजे से है, 9:10 नहीं, 9:30 से ना, 9:30 से क्लास था, 9:40 से स्टार्ट हुआ है। हाँ, सत्यशोधक समाज के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए, पॉइंट वाइज लिखिएगा। सत्यशोधक समाज ने महिलाओं के समक्ष या महिलाओं के लिए लिख लीजिए ऑप्शन, हाँ, एक दो पॉइंट करके लिखे ना, निम्नलिखित कार्य किया। ये मतलब इसका योगदान क्या रहा, सत्यशोधक समाज जो है ना, ये किन किन विषयों पे काम किया उसको लिखिए। पहला लिखिए आप, महिला शिक्षा, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उसको क्या, अनटचेबिलिटी को क्या बोलते हैं, छुआछूत जैसे, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, छुआछूत जैसे, छुआछूत जैसे सामाजिक विद्वेष, सामाजिक बुराइयां या विद्वेष, सामाजिक विद्वेष को खत्म किया या खत्म करने का प्रयास किया। इन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का, अगला पॉइंट भाई, पॉइंट बढ़ाते चलिए, जन्म के आधार पर जातिवाद का विरोध किया। इनकी वाइफ का क्या नाम था? सावित्री फुले। सावित्री फुले ने ने भी महिला शिक्षा को, सावित्री फुले ने भी महिला शिक्षा को, महिला शिक्षा को, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया और और महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया और महिलाओं को सामाजिक
समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, अब इनमें इन्होंने समर्थन इतना सब चीज का तो ये तो किया, इन्होंने जो विडो रिमैरेज एक्ट है ना इनका भी समर्थन किया, तो ये भी लिख लीजिए आप, विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। हाँ, विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया, और इनके प्रयासों से ही पूना में लड़कियों के लिए विद्यालय, इन्हीं के प्रयासों से लड़कियों के लिए पूना में विद्यालय खोले गए, पहला महिलाओं के लिए। ठीक है ना, पूना में किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों के बाद, है ना, दोनों दोनों ने मिलकर किया। ठीक है ना, ये खोला, ठीक है ना, स्कूल महिलाओं के लिए। अब एक चीज आप मुझे बताइए, ये तो पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के लिए पहला खुला, आप हमको बताइए कि बिहार में महिलाओं के लिए पहला स्कूल कहाँ पे खुला और किन्होंने खुलवाया? हाँ, वुमेन्स कॉलेज, अरे नहीं, और महिलाओं के लिए पहला स्कूल बिहार में? अरे आया हुआ क्वेश्चन है हरामखोर लोग, आया हुआ है। आप स्कूल टीचर बनने वाले हैं, आपको बिहार के बारे में नहीं पता है, बिहार का टीचर का स्थिति है। उनका नाम है अघोर कामिनी देवी, पटना में ही है। ठीक है ना, लिख लो कहीं। अघोर कामिनी देवी के प्रयासों से बिहार में पहला महिला विद्यालय खोला गया। अघोर कामिनी देवी के द्वारा बिहार में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला गया। कहाँ पे है? पटना में। हाँ, इधर ही है। ठीक है ना, पटना में है, लिख लीजिए इसका। अघोर कामिनी देवी के प्रयासों से बिहार में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला गया, जो पटना में है। इनकम टैक्स से सीधे बढ़ जाइएगा उधर, सीधे बढ़िएगा ना, एकदम आर ब्लॉक के साइड। इधर कौन सा संग्रहालय? अरे इधर से ही ना, जो इनकम टैक्स से आगे जाते हैं ना, इधर से। हाँ भाई, वहीं पे बोल रहे हैं, उसी साइड से ऐसे जाइएगा ना, एक आर ब्लॉक से भी रास्ता इधर जाता है, इधर से भी आप जा सकते हैं, दोनों जगह, है ना। इसी का नाम है अघोर कामिनी, उन्हीं के नाम पे है अघोर कामिनी महिला उच्च विद्यालय। ठीक है ना, उनका नाम है। हाँ, उसी उसी साइड है। हम्म, हाँ, देखिए, क्या फिर से बोलिए, फिर से एक बार। अभी रमाबाई में आएंगे, पंडिता रमाबाई है ना, डालो अगला टॉपिक, पंडिता रमाबाई। डाली डाली डाली, पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। अब रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है ना, क्यों योगदान है? 1891 में क्या आया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एज ऑफ कंसेंट, कंसेंट एक्ट। हाँ, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का मतलब समझते हैं आप? बताइए क्या है। अरे, जो महिलाओं का कंसेंट होता है ना शादी वादी के लिए, तो वो उसमें एक एज लाया गया था। ठीक है ना, और 1891 में इसके पीछे प्रयास किसका था? रकमाबाई का और पंडिता रमाबाई का। ठीक है ना, इसके बारे में लिखिए थोड़ा, तब समझ में आएगा। पंडिता रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई ने महिलाओं और बच्चों के अधिकार के लिए महिलाओं और बच्चों के अधिकार
अधिकार क्या लिखी, फिर से एक बार पढ़ी। के लिए लगातार प्रयास किया, अधिकार मिलने के लिए प्रयास किया, है ना। पंडिता रमाबाई ने रकमाबाई केस, रखमा या रकमा, रकमाबाई केस जो था, एक केस हुआ था रकमाबाई केस, इसका समर्थन किया, है ना। जो किससे था, राइट रिलेटेड टू मैरिज, मतलब विवाह से संबंध अधिकार, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। रकमाबाई केस क्या है, विवाह से संबंध में या विवाह के संबंध में अधिकार महिलाओं के लिए, है ना। तो यही है रकमाबाई केस, तो इसका भी समर्थन उन्होंने किया। ठीक है, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के प्रयासों से 1891 में, इन्हीं के प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पास हुआ। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, आर्य महिला, महिला समाज की स्थापना की, आर्य महिला समाज की स्थापना की। इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगता है ये, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है ना, आर्य महिला समाज की स्थापना की कहां पे, पुणे में, ब्रैकेट में पुणे लिख लीजिए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुक्ति मिशन, मुक्ति मिशन कार्यक्रम, मुक्ति मिशन कार्यक्रम पुणे में चलवाया या चलाया। और इन्हीं के प्रयासों से इन्हीं के प्रयासों से विधवाओं के लिए, विधवाओं के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा युवा विधवा, मतलब जिनका एज कम होता है ना, युवा विधवा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, के लिए शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना की, शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना की। जहां पर, जहां पर महिलाओं को, महिलाओं को शिक्षा, शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा तथा, महिलाओं को शिक्षा तथा गृहिणी, गृहिणी हाउसवाइफ, हाउस होल्ड वर्क होता है ना, गृहिणी संबंधित कार्य, गृहिणी संबंधित कार्य सिखाए जाते थे, सिखाए जाते थे।
और रोजगार की भी व्यवस्था की जाती थी, और उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था की जाती थी, है ना, रोजगार की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, यहां तक आप थोड़ा समझिए क्या है। महिलाओं का जो हमारे भारत में स्थिति रहा है ना शुरू से, वो बड़ा क्रिटिकल रहा है। आपको ये चीज जानकर हैरानी होगा कि 1829 में ब्रिटिशर्स के समय सती एबोलिशन एक्ट आ गया था। सती एबोलिशन एक्ट को कोई छोटा मोटा एक्ट मत समझिए आप। विलियम बेंटिक के द्वारा इसको लाया गया, और इसमें बहुत कड़ा कानून था कि अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है या इसका प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, फांसी का सजा भी हो सकता है। ठीक है ना। ये आप बताइए आया कब? 1829। आपको पता है कि लास्ट सती प्रथा, लास्ट सती का केस कब हम लोग को दिखा है? क्या लगता होगा बेटा? लास्ट जो है ना वो 1994 के दशक में दिखा है। अरे इतना बाद में नहीं, मतलब खत्म नहीं हुआ एक्ट आने के बावजूद। एक्ट आया और लास्ट सती वाला हम लोग को प्रथा दिखा है 1994 में। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। उसके बाद भी हम लोग को सती का केस राजस्थान में दिखता है 1994 के दशक में। मतलब कानून लाने से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता नहीं आएगी। मतलब आप समझिए कि कानून आने के बाद भी लोग हिम्मत कर रहा है। मतलब ये 94 में तो पकड़ा गया इस तरीके का चीज, और 94 के बाद से हम लोग को आज तक नहीं मिला, क्योंकि सरकार इसके बाद बहुत ज्यादा वो सशक्त हो गई, है ना। यहां से लेके यहां तक भी कितना लोग, कितनी महिलाओं का जान गया होगा, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि पुरुष प्रधान समाज में इतने समय से एक्ट आने के बावजूद, डॉरी हरासमेंट एक्ट 60s में आया है, 64-65 में के आसपास आया हुआ है डॉरी हरासमेंट एक्ट 1900, है ना, 1960s में। अभी भी आपको दहेज दिख रहा है ना, और धूमधाम से दिख रहा है नहीं। तो एक्ट आने से कुछ होगा नहीं। एक्ट आने से गवर्नमेंट तो है, सारा चीज व्यवस्था भी कर रही है। तो ये जो आपकी रमाबाई थी ना, उसको पता था कि सरकार कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो पुरुष मानसिकता जो समाज में है ना, जो महिलाओं को एक वस्तु के जैसा ट्रीट करता है, अपने जरूरत के हिसाब से ट्रीट करता है, ये जो चीज है ना, ये समाज में ऐसे कम नहीं होगा। तो कंटिन्यूअसली महिलाओं के लिए क्या किया गया, कार्य लोगों ने किया। महिलाओं को शिक्षा का के बारे में बताया, शिक्षा दिया गया। ब्रिटिशर्स जब आए ना, ब्रिटिशर्स को दिखा भाई साहब हम लोग तो कुछ अत्याचार कर ही नहीं रहे हैं, जितना ही लोग कर रहे, लोग जला दे रहा है जिंदा, हम तो खाली मार रहे हैं। हमसे ज्यादा अत्याचारी तो ये लोग है भाई, समझ रहे। तो ये स्थिति हुआ, और इसी के बाद से आपको पता चलेगा कि भारत में आज भी महिलाओं का शोषण जो है ना अभी भी होता है, अभी भी बहुत सारा शोषण है। ठीक है ना। आप लोग इसमें नहीं आते हैं क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिला है, अवसर मिल रहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है ना, कि इस टाइप का चीज नहीं। अब एक चीज और समझिए आप, आपके बिहार में और एक इंडिया में ना, आप लिज्जत पापड़ खाए हैं? आपको एक होमवर्क हम देते हैं, ये लिज्जत पापड़ कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जरा बताइएगा तो हमको। घरेलू महिला लोग नहीं, ये एक संगठन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, ठीक है ना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा संविधान संशोधन से आया था? 97th संविधान संशोधन। मंत्री कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स? अमित शाह।
ठीक है ना। ये उससे पहले से मतलब कार्यरत है, 97 में आया है ना, 97वां जो संविधान संशोधन है, उससे कोऑपरेटिव को दर्जा मिला है संवैधानिक का। और ये जो आपका व्यवस्था जो है ना, ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, महिलाओं का और खासकर विधवा महिलाएं जिसको समाज से एक्सक्लूड किया गया है, ऐसी महिलाएं जिनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, शोषण हुआ है, जिनका रेप हो गया है, जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनको समाज से निष्कासित कर दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे महिलाओं का एक समूह है। और ऐसे महिलाओं का बहुत सारा समूह हमारे बिहार में, हमारे झारखंड में, हमारे इंडिया लेवल पे चल रहा है, जिसमें महिलाओं को रोजगार का भी अवसर मिलता है ना। रोजगार के साथ अब इनको रोजगार मिल गया, पैसा भी मिल रहा और इनको काम वाम भी मिल गया। और आज लिज्जत पापड़ जो है ना, इतना बड़ा जो पापड़ का कंपनी है, ये 2-3 महिला मिलकर स्टार्ट की थी। आज इसमें कम से कम 10,000 20,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती है। इसके अलावा एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है अमूल। अमूल दूध पीते हैं ना, क्या फुल फॉर्म है इसका? आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड। आनंद कोई आदमी का नाम नहीं है, आनंद एक जगह है, कहां पे? गुजरात में। और वहां से एक समाज जो है ना, वो मिलकर चालू किया आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, और आज पूरे इंडिया लेवल पे है। तो ये एक बोल सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारा चीजें। तो महिलाओं का जब इतना ज्यादा शोषण हो रहा था ना उस समय, तो जो आपके रमाबाई है ना, इन्होंने बहुत प्रयास किया। कुछ प्रयास इनके विफल भी रहे, कुछ प्रयास से इनको थोड़ा सा सफलता मिला, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली क्या हुआ ना कि इन लोगों ने प्रयास करना छोड़ा नहीं। ब्रिटिशर्स भी आए तो इन्होंने भी महिलाओं को बहुत ज्यादा किया। हम लोग अमेरिका से इस मामले में बहुत अच्छे हैं। अमेरिका 1700 कुछ में आजाद हुआ, और महिलाओं को वोटिंग का राइट ये लोग 1900 कुछ में दिया। समझ पा रहे हैं आप? मतलब वहां की अपने आप को इतना डेवलप कंट्री बोलने वाला महिलाओं को आजादी के 100-150 साल के बाद आजादी मतलब वो दे रहा राइट टू वोट। और हम लोग जिस दिन हमारा संविधान बना ना 47 के बाद, आप देखिएगा 1951 में जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था ना, आम चुनाव, उसमें महिलाओं ने वोट डाला था, ठीक है ना। तो बेहतर महिलाओं के लिए। और एक चीज और बता रहे हैं, पूरे इंडिया लेवल पे महिलाओं के लिए काम जितना बिहार में हो रहा है ना, उतना कोई राज्य में नहीं है, ठीक है ना। तो आज के बाद से नीतीश कुमार जी का फोटो पे अगरबत्ती जरूर चढ़ाइएगा। अरे वो नहीं, मतलब इतना ज्यादा काम किए हैं वो आपके लिए बिहार में, भाई साहब बहुत काम किए हैं। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए, नहीं वो थोड़ा सा भी टाइम है उसमें। 2006 में पहली बार 2006 में पंचायती राज है ना, उसमें 50% का रिजर्वेशन दिया था महिलाओं को। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके टीचर वाले में, ठीक है ना, कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% कब दिया गया था? 2006 में। और ऐसा 2 ही 3 राज्य है जो दिया है महिलाओं को 50%, जिसमें कि आपका बिहार भी है। तो बिहार में बाहर है, ठीक है ना। चलिए आगे, तो आगे बढ़े हम लोग। अब लिखिए मुस्लिम सुधार आंदोलन। टाइम हो गया है क्या? लिखिए मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। ये टॉपिक से ना बहुत हम इसको थोड़ा सा इसीलिए डिटेल में लेकर चल रहे हैं ना, क्वेश्चन इससे बहुत बना है, हर सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा है। हाँ ठीक है ना। अब ये हिंदू में क्या शारदा अधिनियम, उसको आप चेक करके लिख लीजिएगा। हम लिखवा दिए ना, शारदा सदन वगैरह लिखवा दिए, तो आप शारदा एक्ट के बारे में भी लिख लीजिएगा। हालांकि आगे आएगा, जब हम लोग वो काम, जब गवर्नर जनरल लिखेंगे ना, तो किस गवर्नर जनरल के काल में है वो हम लिखवा देंगे उस समय। अरे हम आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। हम अगर चाहें ना तो आपको बेटा हम साल भर खाली मॉडर्न पढ़ाते रह जाएंगे एकदम। लेकिन उतना काम करना नहीं है, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता ना। आपको बस देखिए, हम मेरा जो है ना ये नोट्स, ये सारा मेरा खुद का बनाया हुआ है ना, और इसी से सारा चीज हमको क्या लिखवाना है नहीं लिखवाना है, ये सारा चीज इसी नोट से छाट के दरोगा वाले में, इसी नोट्स को छाट के यूपीएससी वाले में, सबको इसी से लिखवाते हैं। रीजन क्या है कि आपको चाहिए बहुत ज्यादा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन, फैक्ट्स, जो आपके एग्जाम का रिक्वायरमेंट है। यूपीएससी में फैक्ट्स का कोई लेना देना, ठीक है ना।
तो ये सारा चीज तो आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं, हम अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं। और दूसरा चीज क्या है, हम होमवर्क करके आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्योंकि आपको हम बोल रहे हैं इतना दिन से तो आप कर नहीं रहे हैं वो चीज। लेकिन हम आपसे फिर भी एक आध दो चीज अगर छूट जाता है तो आप खुद से कर लीजिएगा। हम जितना डिटेल में आपको मॉडर्न पढ़ा रहे हैं ना फैक्ट्स, इससे बाहर नहीं ले मतलब जाएगा। अरे भगवान करे नहीं, हम कर रहे हैं इसलिए नहीं जाएगा। चलिए आगे लिखिए। हाँ, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में सबसे पहला लिखिए वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन लिखिए। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, परंतु पटना इसका केंद्र बना। परंतु पटना इसका केंद्र बना। टियर 2 में आपके सोशल स्टडीज वाले एक पेपर में पूछा है कि वहाबी आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन था, हाँ, एक क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन था बरेली, दूसरा ऑप्शन था मुजफ्फरपुर, तीसरा ऑप्शन था लखनऊ, चौथा ऑप्शन था पटना। तो इसका केंद्र कौन सा था? बहुत लोग बरेली मार दिया क्योंकि सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था, है ना। तो इसमें क्या था, पटना मारना था आपको, क्योंकि पटना इसका केंद्र बना। वहां से स्टार्ट जरूर हुआ लेकिन इसका केंद्र कहां बना? पटना। इसकी स्थापना या इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी ने किया। डेट आप खुद से लिख लीजिए कब से है। यह एक संगठित आंदोलन था, ठीक है, संगठित आंदोलन था। यह एक संगठित आंदोलन था। यह एक संगठित आंदोलन था, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। अलीगढ़ से हुआ। अलीगढ़ कहां पे है? उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य मुस्लिमों को, मुसलमानों लिख लीजिए, मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना था। इसके संस्थापक सैयद अहमद खान, इसके संस्थापक सैयद अहमद खान ने 1875 में, सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना।
सर सैयद, नोट डाल के लिख लीजिएगा, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा एसोसिएशन था, पेट्रियोटिक, है ना। पेट्रियोटिक एसोसिएशन, पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद लिखिए अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन में थोड़ा सा लिखिए, इसका प्रारंभ गुरदासपुर से हुआ, इसका प्रारंभ गुरदासपुर से हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य, इस आंदोलन का उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता लाना था। इस आंदोलन का उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता लाना था। इसके संस्थापक, इसके संस्थापक मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद, मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार घोषित किया, खुद को कृष्ण का अवतार घोषित किया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम, कृष्ण का अवतार घोषित किया जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों इस संस्था से हट गए, इस संस्था से हट गए, घोषित किया जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों इस संस्था से हट गए और इसका विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यह आंदोलन कमजोर हो गया और खत्म हो गया, कमजोर हो गया, विरोध प्रदर्शन किया जिसके कारण यह आंदोलन कमजोर हो गया और खत्म हो गया। उसके बाद एक लिखिए और लास्ट में लिख लीजिए देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, और खत्म हो गया। देवबंद आंदोलन यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करता था, सहारनपुर से प्रारंभ हुआ। यह पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा का विरोध करता था, पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का विरोध करता था तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को, इस्लामिक तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था, बढ़ावा देता था, इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा देता था, उसका प्रचार प्रसार करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके संस्थापक कासिमनो नकवी, कासिमनो नकवी, काशिमनो, है ना, नकवी इसका नाम था, जो इनके संस्थापक थे। ठीक है, देखिए इसके अलावा भी 2-4 और आंदोलन बच गया है हम लोग का। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और 1-2 आंदोलन इसमें करेंगे
और कल हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। कल क्लास है हम लोग का, हाँ परसों संडे है ना, ठीक है। देखते हैं, संडे को तो क्लास नहीं रहता ना यहाँ पे। तो हम लोग का कल जो है ये समाज सुधार आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको 3 दिन खींचने के पीछे एकमात्र मेरा मनसा यही था कि इससे क्वेश्चन बहुत आता है हर एग्जाम में, समाज सुधार आंदोलन, क्योंकि सबसे बड़ा समाज सुधारक होता है शिक्षक, है ना। तो इससे क्वेश्चन देना उसको मस्ट है, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इससे रहेगा। अगर हिस्ट्री से आपका 8 क्वेश्चन है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो 8 में से 2 क्वेश्चन यहां से रहने का प्रबल संभावना है हर सेट में। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन उठा के, ठीक है। चलिए, हाँ मतलब वही तो बोल रहे हैं, पश्चिमी शिक्षा जो आपका उच्च शिक्षा हमारे यहाँ पे उस समय था क्या? तो नहीं था उस समय। अलीगढ़ को जो ओरिएंटल कॉलेज था ये तो उच्च शिक्षा के लिए मुस्लिमों के लिए बनाया गया था ना, तो वो तो पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी शिक्षा दोनों का विरोध कर रहा था, तो उसका भी कर दिया, हाँ उसका भी विरोध किया, तो ये चीज है। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट? इसके बाद हम लोग आ जाएंगे उसमें, आपका जो ट्राइबल होगा, जनजातीय विरोध आंदोलन, उसमें हम लोग आएंगे। जनजातीय वाला से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग करेंगे, उसमें भी 2 दिन हम लोग को लगेगा। उसमें सिर्फ हम लोग को लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, उसमें डेट के साथ हम लोग सारा चीज लिखते चलेंगे क्या क्या है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछे। सर आ गए? नहीं आए अभी? अभी नहीं, सुने, एक आप इधर कंसंट्रेट कीजिए थोड़ा। हम लोग का भी समाज सुधार आंदोलन कल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा आप। उसके बाद हम लोग जो है ना अगले क्लास में जो ट्राइबल रिवोल्ट होगा ना, जिसको जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन वो करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे 1857, 1857 का हम लोग वो करेंगे। 1857 के बाद हम लोग आ जाएंगे कांग्रेस में, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस करेंगे, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद हम लोग इसी के साथ हम लोग कर लेंगे गवर्नर जनरल और वाइसराय, जितना भी है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली 1900 के आसपास, और वहां से लॉर्ड कर्जन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन 1905, बंगाल विभाजन, है ना, स्वदेशी आंदोलन, वहां से हम लोग भारत का जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट है ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वदेशी आंदोलन से। और स्वदेशी आंदोलन सबसे पहली बार कब हुआ है? 1905 में हुआ है, ठीक है ना। और उससे पहले भी मतलब उसका मतलब था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में आपके कि उसका प्रारंभ कब से हुआ, ठीक है ना। तो वहां से हम लोग फिर करेंगे, और उसके बाद गांधीयन फिलोसफी करेंगे, गांधी का पूरा जो इतना मूवमेंट है। और वहां से 1900 से लेके 1947 तक जो भी चीज हुआ ना, क्रिप्स, कैबिनेट, सब संविधान निर्मात्री सभा, सब कुछ करेंगे हम लोग। तो मेन हम लोग का पार्ट जो 10-12 दिन लगेगा इसमें लग जाएगा, है ना। तो पूरा मिला के आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम देख रहे हैं आप थोड़ा सा डोरमेंट हो गए हैं पढ़ाई लिखाई में, बस खाली क्लास करने में मजा आ रहा है कि हम हंसा रहे हैं खूब, नहीं। हमको एक मैसेज कर रहा था कल रात में, एक लड़का है कि सर बड़ा मजा आता है आपके क्लास में। हम बोले बेटा पढ़ाई लिखाई भी किया करो थोड़ा, तो बोला नहीं सर आपका क्लास हम इसीलिए कभी नहीं छोड़ते। ठीक है ना, तो सिर्फ